आदाब, नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारे पाठशाला के प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर साहब, यही प्रोफेसर हैं, यही प्रिंसिपल हैं और हम छात्र की तरह बस उनसे सवाल पूछते हैं। बहुत संवेदनशील मसला है जिस पर हम बत्रा साहब से आज बात करेंगे और हम लोगों ने बहुत चर्चा की इस बारे में कि भई ये कितना संवेदनशील इश्यू है, क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अधिकार क्या है? वो है वोट का अधिकार, यानी अपनी सरकार चुनने का अधिकार। और अगर वो वोट का अधिकार हमसे छिन जाता है, तो उससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में करीबन 92 लाख वोट एसआईआर में कटे हैं और 27 लाख वोट ऐसे वोट हैं जिनका नाम सुनवाई के बाद कटा है। जैसे जब बिहार में 65 लाख वोट कटे थे, उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा, ये सब सारी चीजें थी। लेकिन बिहार बंगाल में तो सुनवाई के बाद इनके नाम काटे गए हैं। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं जिनका नाम कटा है, कारगिल वॉर हीरो है जिनका नाम कटा है, तमाम प्रोफेसर्स हैं जिनका नाम कटा है। और नंदीग्राम जैसी जगहों पर तो 95% जो नाम कटे, अगर 100 नाम कटे हैं तो 95 नाम मुसलमानों के हैं। तो इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। वैसे सिविल सोसाइटी के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने योगेंद्र यादव जी से पिछले हफ्ते बात भी की थी इस मसले पर। तो बत्रा साहब डीप डाइव करेंगे कि किस जिले में ज्यादा वोट कटे कटे हैं, क्या इसके पीछे की गणित है। और बहुत चिंता की बात है, पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हम लोग ईरान को, नोएडा को, सब पर अपनी नजर बनाए हो, कवर करें, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि ये हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बत्रा साहब, पहले तो आपकी पाठशाला का घंटा बजा देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। बत्रा साहब, ओवर टू यू। जी सौरभ, थैंक यू। मुझे लगता है सौरभ कि आपने जैसे कहा कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं, और मुझे लगता है कि अभी तक जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है जिसने अभी तक हमें फेल नहीं किया है वो है राइट टू वोट। हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है, आप बात करें मीडिया के इंस्टीट्यूशन की, आप बात करें जुडिशियल डिलेज की, आप बात करें कि जन सुनवाई होती है दफ्तरों में या नहीं, इन सब पर हम डिबेट कर सकते हैं कि कितना अच्छा है कितना बुरा है। और मुझे लगता है कि काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि मतलब कि डेमोक्रेसी में अपनी आवाज उठाने के जो आयाम है वो काफी लिमिटेड है भारत में, क्योंकि अभी हम एक इमर्जिंग डेमोक्रेसी में। लेकिन जो वोटिंग, हमारा जो वोटर सिस्टम है वो हमें सबसे पुख्ता ताकत देता है अपनी आवाज व्यक्त करने का। इसलिए कई बार ये भी लगता है कि हम क्योंकि हम सिर्फ इलेक्शन सही कराते हैं, हम अपने को डेमोक्रेसी मान लेते हैं, ये भी गलत है, ये इलेक्टोक्रेसी कहलाती है। लेकिन क्योंकि हम इलेक्शन अच्छे से करवा पाते हैं, हमें इस बात का बहुत गर्व भी है। और सबसे डिसएनफ्रेंचाइज लोग जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, चाहे वो कोई आदिवासी हो, चाहे कोई वो दलित महिला हो, चाहे वो नोमैडिक ट्राइब्स के लोग हों, जिस दिन वोट का बूथ लगता है तो कि चाहे एक ही बंदे के लिए एक इलाके में वोट का बूथ लगे, वो लगेगा। गुजरात में गिर के जंगल में मुझे पता है कि केवल एक कुछ लोगों के लिए एक बूथ लगता है, लोग जाके लगा कर आते हैं वो बूथ, इलेक्शन कमीशन के लोग। तो इस सिस्टम ने भारत का भरोसा जीता है। और अब तो मैं इलेक्शन कमीशन के साथ एक प्रोजेक्ट भी कर रहा हूं, तो मैं ये जानता हूं कि किस तरीके से पूरी सिस्टम को डिजाइन किया गया है कि लोगों का भरोसा बना रहे। लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं, कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं हर देश की हिस्ट्री में, जहां पे हम कुछ चीजों को सवाल या निशान लगा देते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, और पूछने भी चाहिए। तो आज कोशिश ये होगी ये समझने की कि जो बंगाल, जहां पे चुनाव होने वाला है अगले 2 हफ्ते में, बंगाल में जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, इसको लेकर काफी लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो एक एनालिटिकल अप्रोच लेकर ये समझेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है, कहाँ हुआ है, और इससे किस किस पर असर पड़ेगा। और जो तस्वीर सामने आएगी उसके बाद दर्शक अपना खुद मन बनाए कि वो कितना इस प्रक्रिया से सहमत है और कितना असहमत। ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि एक रिवीजन होता है, हर साल होता है। तो यहाँ बंगाल में भी इस साल हुआ था और जितने लोग वयस्क हुए, उस हिसाब से कहते हैं कि वोटर लिस्ट बंगाल की सबसे ठीक वोटर लिस्ट में से थी। हमारी बात उस दिन एस वाई कुरैशी साहब से भी हो रही थी, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन जो 92 लाख वोट कटे हैं, उसमें 27 लाख हैं, उनको लेकर के बहुत चिंता है।
आप क्या रिसर्च में देख पा रहे हैं अपनी? किस तरीके की विसंगतियां आपने देखी हैं? सौरभ, शुरू करते हैं पहले मोटी मोटी आंकड़ों से कि 2021 में बंगाल में रजिस्टर्ड 7 करोड़ 34 लाख वोटर थे। 21 के चुनाव में 5 साल पहले। 24 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया तकरीबन 7 करोड़ 61 लाख। ठीक। ठीक है। और ये आंकड़ा आज की तारीख में 6 करोड़ 75 लाख है। ये आंकड़ा 7 34 7 61 और आज ये 6 75 है। पिछले साल जितने नंबर्स थे वोटर्स के, जो 24 के बाद 25 में जो आंकड़ा था, उसके बनिस्बत तकरीबन 91 लाख वोटरों के नाम बंगाल के वोटर लिस्ट से डिलीट हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये दावा है, और मैं मानता हूं कि काफी हद तक ये सही भी है, कि ये जो क्लीनिंग अप है ये जरूरी होती है, क्योंकि कई जगह पे डुप्लीकेट हो जाता है, कई जगह पे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कई जगह पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, उनका वोटर रोल कहीं और बन जाता है, कई जगह पे वो इनएलिजिबल पाए जाते हैं और कारणों की वजह से। तो ये एक्टिविटी जो है, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। डाउट तब होता है जब हम देखते हैं ये कैसे हो रहा है। तो इसके दो पड़ाव हैं। तकरीबन 63 लाख वोट, जो ये 91 लाख में से तब कटे जब बाकी राज्यों का भी एसआईआर चल रहा था। उसमें यूपी में भी वोट कटे, उसमें तमिलनाडु में भी वोट कटे, उसमें मध्य प्रदेश में भी वोट कटे। मतलब कई जगह ज्यादा कटे, कहीं कम कटे, लेकिन एज प्रपोर्शन अगर आप देखें तो वहां बंगाल में 11-12% वोट कटे। सॉरी, मतलब एज प्रपोर्शन अगर आप देखें, या अगर आप आंकड़ा टोटल देखें, तो वहां पे आपको लगता है कि चलिए मामला ठीक है। 63 लाख जो वोट कटे हैं, वो जो बाकी राज्यों के भी वोट कटे हैं, तकरीबन प्रपोर्शन वाइज हमें कुछ ऐसी विसंगतियां नहीं दिखती। अब मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा कि ऐसा हमें क्यों लगता है। प्रॉब्लम आती है जब हम ये अगले 27 लाख देखते हैं, क्योंकि देखिए क्या हुआ था जब ये पहला राउंड हो गया 63 लाख का डिलीशन का, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर से एक बात छेड़ी कि देखिए हम अभी खुश नहीं है इन डिलीशन। तो तकरीबन 60 लाख और वोटर्स का नाम एडजुडिकेशन में दिया गया। जुडिशियल एडजुडिकेशन मतलब जजेस बैठकर ये तय करेंगे कि ये एलिजिबल है या नहीं है, और समय दिया गया बहुत कम। और जब जजेस बैठे तो ऑफ कोर्स उनको बहुत सारे केसेस देखने हैं। तो अंत में कुछ ऐसा हुआ कि वो 60 लाख में से 32 लाख एलिजिबल पाए गए, 27 लाख इनएलिजिबल पाए गए। ये जो 27 लाख है, इसको लेकर पूरा डिबेट है, और मैं आपको अभी आंकड़े कुछ दिखाऊंगा जिससे ये समझ में आएगा कि ये डिबेट क्यों है। अब लोगों का ये मानना है कि इससे जो तृणमूल कांग्रेस है उसको ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम जब देखते हैं किन जिलों में सबसे ज्यादा डिलीशंस हुए हैं एडजुडिकेशन फेज में, मैं पहले फेज की बात नहीं कर रहा, दर्शकों को ये ध्यान से समझना चाहिए। जो पहला फेज है 63 लाख का, उसको हम अभी मान रहे हैं कि वो ठीक है, और हमारे पास एविडेंस भी है, काफी डेटा एनालिसिस हुआ है इस पे। जो 27 लाख है उसमें अगर हम ये देखें तो मुर्शिदाबाद, मालदा, ये मुस्लिम डोमिनेंट इलाके, यहाँ पे डिलीशंस हुए। नौदिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, जो मुस्लिम बहुल नहीं है, जहां पे एससी और मुस्लिम दोनों हैं, और एससी काफी अच्छी संख्या में है, जो भी बांग्लादेश बॉर्डर से लगते हैं, वहां भी बहुत डिलीशंस हुए। तो मोटा मोटा ये मेरा कहना है कि बांग्लादेश बॉर्डर के साथ, चाहे वो मुस्लिम बहुल जिला हो या चाहे वो मुस्लिम बहुल जिला ना हो, डिलीशंस मेजॉरिटी वहीं हुए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टोटल डिलीशंस हुए हैं 91 लाख, और पिछली बार मार्जिन था जीत का 61 लाख वोट। तो सवाल यहां से उठ रहा है कि इसमें कहीं सिलेक्टिव टारगेटिंग करके कहीं तृणमूल को हरा। ये मैं बहुत ही ओपन बात कह रहा हूं कि लोग ये सवाल बिल्कुल ये बात कह ही रहे हैं, कह बिल्कुल रहे हैं हर कैंपेन में। तो अब देखते हैं कि ये बात कितनी सही है सौरभ, और उसके लिए मैं कुछ आंकड़े पेश करूंगा। सबसे पहला जो आंकड़ा है कि जो 90 लाख वोट कटे हैं बंगाल में, और साथ में हम रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे अगली स्लाइड पर, उसमें 63% हिंदू हैं और 34% मुस्लिम हैं। तो अब देखने में लगेगा कि ये तो सही है भाई, ज्यादा हिंदू हैं कम मुस्लिम हैं, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बंगाल का भूगोल, जो जो ज्योग्राफी है, जो उसकी डेमोग्राफी है रादर, उसमें मुस्लिम की संख्या 34% से कम है और हिंदू की संख्या 63% से ज्यादा है। तो अगर हिंदू 70 हैं और मुस्लिम 27 हैं तकरीबन, मैं आपको मोटा मोटा एक आंकड़ा दे रहा हूं, तो हिंदुओं का जो अनुपात है डिलीशन में,
अनुपात में ज्यादा मुसलमानों है। के ज्यादा कटेंगे, मुसलमानों के ज्यादा वोट कटे हैं 70% हिंदू होने के बावजूद कटाई 63% हुई है, और 27% मुस्लिम होने के बावजूद 34% जो कटाई है वो उसमें मुस्लिम। अब लोग कह सकते हैं कि हो सकता है ज्यादा प्रॉब्लमैटिक मुसलमानों वाले ही वोटर रोल रहे हो, मैं इस बात में अग्री भी नहीं कर रहा, डिसएग्री, मैं बस आपको आंकड़े दे रहा हूं कि डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा संख्या जो है 90 लाख टोटल की बात कर रहे हैं अभी हम एजुकेशन और अब हम दोनों फेज मिला के बात कर रहे हैं। 63% हिंदू, 34% मुस्लिम। अब कहानी खुलेगी, इसके बाद खुलेगी कहानी। और जब हम फोकस करते हैं एजुकेशन की, जो वोटर रिजेक्ट हुए हैं सेकेंड फेज में, जो 27 लाख, ये मैप पर जरा हम जूम करते हैं। मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरा इसको फुल स्क्रीन कर दें ताकि हम ये दायां वाला मैप देख पाए सौरभ। और बंगाल का जो भूगोल है वो ऐसा है कि जो दाई पट्टी है, जो दाएं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बांग्लादेश से लगते हैं। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो एक्शन हुआ है वो उन्हीं जिलों में हुआ है जो बॉर्डर पे है। ये एब्सोल्यूट आंकड़े हैं कि कहीं पे 4.5 लाख, कहीं पे 2,40,000। आप देखेंगे कि मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ये मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और नोडिया जो मैंने पहले कहा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ज्यादा अनुपात में मुस्लिम कटे हैं वर्सेस हिंदू, और दूसरा बॉर्डर पे सबसे ज्यादा कटाई हुई है एजुकेशन फेज में। दो फैक्ट्स मैंने प्रेजेंट किए हैं। अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं, और अगली स्लाइड कहीं ना कहीं इसको और पुख्ता करेगी, इस बात को जो मैं अभी कह रहा था। हम जब देखते हैं कि ये जो कटाई हुई है ये किन इलाकों में हुई है, फिर से जूम इन करेंगे। जो सबसे दायां वाला मैप है वो बताता है कि अगर हम अनुपात देखें उसका कि एजुकेशन में कितने गए और रिजेक्ट कितने हुए, जितना गहरा ज्यादा है इसका मतलब रिजेक्शन का अनुपात उतना ज्यादा है। और बाईं तरफ दो मैप मैंने लगाए हैं, एक SC ST पॉपुलेशन का अनुपात और एक मुस्लिम का अनुपात। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे SC ST इलाके हैं, अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट में देखें बंगाल के, वो जो बैगनी रंग जरा गाढ़ा हो रहा है ना नीचे दक्षिण में, साउथ ईस्ट में, वो मतुआ का इलाका है। हमने मतुआ पर पूरा शो किया था आपने और मैंने पिछले साल, कि कैसे मतुआ हिंदू दलित वोट बैंक जो बांग्लादेश से आया था वो बीजेपी का वोट बैंक है। मतलब जो साउथ ईस्ट में डिलीशंस हुए हैं, इट इज पॉसिबल कि उसका नुकसान बीजेपी को होगा। लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं, जो चोंच सी दिख रही है आपको बंगाल की, वो चोंच में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर भी डिलीशंस हुए हैं। हालांकि अनुपात में इतने आपको वो नहीं दिखेंगे, लेकिन डिलीशंस वहां भी हुए हैं। तो सवाल ये है कि दो बेल्ट्स में मेजॉरिटी डिलीशंस हुए हैं। एक बेल्ट है जो SC हिंदू मतुआ, और दूसरी बेल्ट है जहां पे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम संख्या ज्यादा है। बिल्कुल। तो अब तृणमूल कांग्रेस कह सकती है कि भैया मुस्लिम बेल्ट में हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है इसकी वजह से, बीजेपी कह सकती है हमें हिंदू SC बेल्ट में नुकसान हो सकता है। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती सौरभ। अगर हम केवल ये एग्रीगेट आंकड़े देखें तो हमको लगेगा कि देखिए ठीक है, थोड़ा बीजेपी का नुकसान होगा, थोड़ा तृणमूल का नुकसान होगा, शायद ये पूरा प्रक्रिया फेयर ही है, हम ना फालतू में इतना डर रहे हैं, हम इतना शोर जबरदस्ती मचा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा दो बेहतरीन आर्टिकल्स जो हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे गए, रोशन किशोर और उनकी टीम है हिंदुस्तान टाइम्स में, और उन्होंने बहुत बढ़िया इसमें काम किया। और उन्होंने ये पाया, जो मेन क्वेश्चन मार्क उठता है कि जो एडजुडिकेशन फेज में जो डिलीशंस हुए उन पर ज्यादा सवाल उठता है। जो प्री एडजुडिकेशन डिलीशंस हुए थे वो तो हमें दिखे कि तकरीबन हर इलाके में रफली सेम अनुपात में कटाई हुई। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जो एडजुडिकेशन हुई वहां पर हम पाते हैं कि कुछ सीटों में बहुत ज्यादा कटाई हुई है, कुछ में कम हुई है। तो सिलेक्टिव लगता है, और खासकर उन सीटों में ज्यादा लगता है जहां मुस्लिम विधायक जीत कर आए पिछली बार 16 में या 21 में। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको समझने का, इसको मैं 3 पॉइंट्स में समझा देता हूं। पहली बात, अनुपात में मुस्लिमों को ज्यादा कटा है वोट वर्सेस हिंदुओं का। बिल्कुल। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि केवल तृणमूल के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में कटाई हुई है, जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उसमें भी कटाई हुई है। मतलब कि जो हिंदू SC बेल्ट है मतुआ की, और मैं तो ये कहता हूं कि मालदा मुर्शिदाबाद तो ऐसे इलाके हैं जहां पे अगर आप काटेंगे भी वोट तब भी बीजेपी को कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कॉन्टेस्ट में ही नहीं रहती बीजेपी। वहां पे कॉन्टेस्ट होगा हुमायूं कबीर का, कांग्रेस का, लेफ्ट का, तृणमूल से। तो तृणमूल के भी वोट कटे हैं,
और ऐसा लगता है ये मैप देखकर कि बीजेपी के भी वोट कटे। तो जो विसंगति है सौरभ, वो कहाँ है? विसंगति इस एनालिसिस से आती है कि जब हम प्री एडजुडिकेशन फेज देखते हैं तो हमें लगता है कि तकरीबन जो एडजुडिकेशन, जो एसआईआर हुआ, वो वो रफली एक ठीक ठीक हुआ। ठाक तरीके से हुआ, वो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। सारे जो बॉर्डर्स के पीछे जाएंगे अगर हम, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है बंगाल का, जहां पे ये कूच बिहार, अलीपुर द्वार जैसे जिले आते हैं, ये भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जो नॉर्दर्न आपको चोंच दिख रही होगी दाईं तरफ, वहां पर राजवंशी वोट है। राजवंशी भी एक ऐसी कम्युनिटी है जो बीजेपी को वोट कर रही है पिछले 10 साल से। बिल्कुल। तो मतुआ, राजवंशी, मुस्लिम, तीनों इलाकों में जो डिलीशन है वो ज्यादा हुई है एज अ परसेंटेज ऑफ एडजुडिकेटेड केसेस। तो जो दूसरा कंक्लूजन मेरा था कि बीजेपी और कांग्रेस, ये तृणमूल, दोनों को नुकसान। जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो ये है कि जब हम सेकेंड फेज में आते हैं एडजुडिकेशन के, तो हमें ज्यादा सिलेक्टिव डिलीशन दिखती है। और इसमें किसकी गलती है, ये जजेस के पास कैसे केसेस लाए गए, किसने कौन से केसेस भेजे, जजेस ने कैसे उसको एडजुडिकेट किया, किस स्टेप पर ये सिलेक्टिव बना, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहां पर मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं कि आप डिसाइड करें कि ये जो हमें विसंगति दिख रही है, जो रोशन किशोर और उनकी टीम ने बहुत बेहतरीन तरीके से उन आर्टिकल्स में दिखाई है, इसकी वजह क्या है? ये है बड़ा सवाल जिसकी वजह से लोगों के मन में डाउट। देखिए, हम अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि हमने बिहार में एसआईआर कवर किया है और हमारी स्टोरीज की वजह से, मतलब हमारी स्टोरीज बकायदा सुप्रीम कोर्ट में दिखाई गई और आधार कार्ड उसमें मैंडेटरी हुआ। हमने यूपी में कभी एसआईआर कवर किया। बंगाल में एसआईआर हमने कवर नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं जिनके नाम कटे हैं। जैसे इस समय अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या बॉम्बे में रहते हैं, बहुत सारे बंगाल से आके लोग यहाँ काम करते हैं। इनफैक्ट हमारे घर में जो दीदी हमारे यहाँ काम करती हैं, मतलब हमारी लाइफ लाइन है वो। वो उनको बंगाल जाना पड़ा। और ये डर है बंगाल में। और वो मुस्लिम भी नहीं है, वो हिंदू हैं और तमाम मुस्लिम भी हैं। और सब लोग इस समय जो दीदियाँ हैं, जो काम करती हैं घरों में, या भैया लोग हैं, सब बंगाल चले गए हैं। सबका ये कहना है कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। क्योंकि इतना डर बैठ गया है लोगों के ज़हन में, इतना डर बैठ गया है लोगों के ज़हन में कि आप सोच नहीं सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप जब कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, चुनाव आयोग ने कहा कि आप जजेस भेजिए। पहली बार शायद इतिहास में होगा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें अपने ईआरओ पे भरोसा नहीं है। शुरुआत में बड़ी अच्छी प्यारी बात कही आपने, डॉक्टर बत्रा, कि हमारा हिंदुस्तान के चुनाव विश्व में एक मिसाल माना जाता है। कई चुनाव होते हैं या कुछ होता है तो हमारे हिंदुस्तान के पूर्व चुनाव आयुक्तों को बुलाया जाता है, उनसे प्रेजेंटेशंस ली जाती हैं कि कैसे अच्छे चुनाव कराए जाएं। लेकिन अगर एक जेन्युइन व्यक्ति भी छूट जाता है, कि जो भारतीय है, और वो छूट गया, तो वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता वाली बात होती है। कि अगर अमर्त्य सेन को अपने कागज दिखाने पड़ रहे हैं, मोहम्मद शमी को अपने कागज दिखाने पड़ रहे हैं, या सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों को कागज दिखाने पड़ रहे हैं, तो आप समझिए कि आपने, देखिए, वोट बनवाना सरकार का, चुनाव आयोग का काम है। आज हमें साबित करना पड़ रहा है कि हम वोटर हैं या नहीं है हिंदुस्तान के। आपने हर हिंदुस्तानी को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां उसके ऊपर जिम्मेदारी है, ये हमारा डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, सौरभ शुक्ला का ओनस है कि वो साबित करे कि वो हिंदुस्तान का वोटर है या नहीं। ये जो फीलिंग है कि अगर हम नहीं देंगे वोट तो हमें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए लोगों में। ये भरोसा होना चाहिए चुनाव आयोग में लोगों का। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इतने लोगों के वोट खड़े, आप देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, अभी हमारे सहयोगी तमाल है, हमारे दोस्त हैं, स्टोरीज कर रहे हैं, मतलब कोर्ट्स में जाकर के लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब तो चुनाव आयोग ने कह दिया इनके नाम जुड़ेंगे भी कोर्ट से आकर के, वो इस चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। तो अगर और कोर्ट बहुत से जो कैजुअली ट्राइब्यूनल के कैजुअली बोला गया कि भाई एक बार ट्राइब्यूनल वोट नहीं से देंगे। ट्राइब्यूनल से जीत कर, मेरा मेरा वोट अधिकार है, 5 साल में मुझे एक बार मिलता है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो आज, जी, बत्रा साहब, हर हिंदुस्तानी एक शक के कटघरे में है। और आज हम पर ये ओनस है कि हम साबित करें कि हम हिंदुस्तान के वोटर हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ी बर्डन चुनौती और बर्डन ऑफ समस्या है। बर्डन ऑफ प्रूफ। आप जैसा कि मैंने कहा कि सबसे डिसएनफ्रेंचाइज्ड लोग जो होते हैं, जो सबसे ज्यादा हाशिए पे होते हैं, हिंदी में इसको अगर मैं बोलूं, वोट का अधिकार सबके लिए एक समान होता है। और जब आप एक ऐसी प्रक्रिया को सामने लेकर आते हैं जहां पे आप कहते हैं एडजुडिकेशन में कागज दिखाइए वगैरह, देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल, मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर मोहम्मद शमी या अमर्त्य सेन बहुत बाहर रहे, बंगाल से बहुत समय वो नहीं रहे, जब वो विजिट किए उन्होंने कागज नहीं भरे, उनसे पूछा जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर ऐसे कोई जेन्युइन केस एक भी है, जिनके पास कागज भी हैं, जिन्होंने पूरा प्रोसेस भी अंडरगो किया है, लाखों हैं मैं एग्जैक्टली वही बत्रा कह रहा हूं साहब, कि लाखों अगर हैं। एक भी ऐसा है, और खासकर अगर वो हाशिए का व्यक्ति है, तो ये बहुत गलत बात। इसमें अरे मतलब कोई दो मतलब राय नहीं है। तो इसमें लोग हैक ऑब्जेक्टिविटी करें। सौरभ, हाँ सौरभ, इसमें ऑब्जेक्टिविटी ये है कि क्लीनिंग ऑफ रोल्स इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, लेकिन वोटर सप्रेशन इन द नेम ऑफ क्लीनिंग ऑफ रोल्स, वोटर सप्रेशन का मतलब होता है कि आप वोटर को दबा दें बिना ये जताए कि देखिए हम आपको आपका वोट दबा रहे हैं। और मैं कोई एलिगेशन अभी नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे पास जो एविडेंस है, जितना मैं उससे कह सकता हूं मैंने बोल दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर वोटर सप्रेशन किसी एक व्यक्ति का भी हो रहा है, जिसके पास वो सारे रिक्वायरमेंट्स वो पूरे करता है जो वोटिंग के लिए चाहिए, तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। बिल्कुल, और ऐसे लाखों लोग हैं जो अब दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जजेस बाहर से लाए गए, जजेस को बैठाया गया। एक दिन में हज़ारों नाम कैसे कागज़ देख के हज़ारों लोगों की नियत डिसाइड कर लेगा जज? और जी यही प्रॉब्लम है कि आप 6 महीने पहले चुनाव के क्यों करा रहे हैं ऐसा यार? मतलब ठीक है, खैर बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अच्छा काम किया है, ज़मीन पर भी काम किया है, एसआईआर पर हम देख भी रहे हैं। हम बंगाल जाना चाहते हैं, लेकिन इतना कुछ चल रहा है कि गैस क्राइसिस, ईरान, हम सीमित संसाधन हैं, हम लोगों के अब तो सीमित, अब तो हम 3, पार्लियामेंट भी बड़ा बड़ा होने वाला है सौरभ। बिल्कुल, अब ये डिलिमिटेशन और ये वो, हम 3 लोग हैं, ले दे के बत्रा साहब अज़ीम प्रेमजी में पढ़ाते हैं और कभी-कभी हमारे साथ आ जाते हैं। अपनी ज़िम्मेदारी वो निभा रहे हैं, मिलन है, हम 3 लोग हैं और आरएन भी, लेकिन बहुत सीमित पैसा है, सीमित टीम है, हम नहीं जा पा रहे, हम जाना चाहते हैं और हो सकता है हम जाएँ भी बंगाल, लेकिन चर्चा तो कर सकते हैं, बात तो कर सकते बिल्कुल। हैं, क्योंकि बोलना ज़रूरी है, चाहे वो आप कहीं रहें। तो ये इसीलिए कार्यक्रम लेकर के आए। बत्रा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। और एटलीस्ट आज अब दिल्ली में बत्रा साहब, आप चूंकि दिल्ली के वोटर हैं, अब दिल्ली में एसआईआर शुरू हुआ है, अब अभी देखिएगा बहुत सारी स्टोरीज दिल्ली से आएंगे और हम लोग करेंगे, उनको कहानियों को बताएंगे। कितने बीएलओस की मौत हुई है पश्चिम बंगाल में, हमने क्योंकि डॉक्यूमेंट्री की थी। अब तक 38, जबकि 50 के करीब बीएलओस की मौत हुई देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान। बिहार, बंगाल में बहुत सारे बीएलओस की मौत हुई जिन्होंने सुसाइड लेटर लिखा है, कितना कम टाइम मिला है उनको इन्यूमरेशन फॉर्म भराने का। किसकी जिम्मेदारी है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत-बहुत बड़ा शुक्रिया सवाल। बत्रा साहब, आपने हमें वक़्त दिया।